Hello students, how are you? Maybe you all are fit and fine. Here Sunita Arora, your SST teacher. तो आज हम अपने चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चैप्टर 6 जो हमने पिछली मीटिंग में शुरू किया था, जिसका नेम था टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो हम आगे पढ़ेंगे अब काबुल के बारे में। तो काबुल जो कि प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान में है, तो ये पॉलिटिकली और कमर्शियल फॉर्म में 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता था। इसके अलावा काबुल और कंधार दोनों ही एक दूसरे को सिल्क रूट से यानी कि रेशम मार्ग से ये जुड़े हुए थे। इसके अलावा काबुल से घोड़ों का व्यापार भी होता था। 17th सेंचुरी के जीन बैप्टिस्ट ट्रेनेवियर जो कि एक डायमंड व्यापारी थे, तो उन्होंने एक एस्टीमेट बताया कि काबुल से होने वाला घोड़ा व्यापार उसमें एनुअली यानी कि सालाना जो है 30,000 के आसपास जो इनकम है वो होती है, और उस समय में ये इनकम काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। इसके अलावा काबुल में कैमल्स यानी ऊँटों के द्वारा भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेन देन होता था, जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, कारपेट्स हैं, सिल्क हैं। तो ये ऊँटों पर लादे जाते थे और एक देश से दूसरे देशों में ये भेजे जाते थे। इसके अलावा गुलाम की बिक्री भी यहाँ पर होती थी, यानी कि गुलामों को बिक्री के लिए भी इन बाज़ारों में लाया जाता था। आगे हम बात करते हैं क्राफ्ट्स इन टाउन्स, तो नगरों में शिल्प। तो बिदर के जो शिल्पकार हैं वो तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, इसीलिए इन शिल्पकारों का नाम पड़ गया बिदरी। इसके अलावा पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनमें कई दूसरी कम्युनिटीज़ भी इंक्लूड हुआ करती थी, और जिनमें जैसे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि गोल्डस्मिथ यानी कि जो सुनार हैं, या फिर कांसेकार हैं, लोहार हैं, मिस्त्री हैं, या कारपेंटर यानी बढ़ई हैं। तो ये सभी लोग जो हैं मंदिर के निर्माण में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एंड दे ऑल्सो इम्पॉर्टेंट means they played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. इसके अलावा ये लोग जो हैं वो मंदिरों के निर्माण के साथ साथ महलों के निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी इमारतें हैं, टैंक्स हैं, झीलें हैं, तो उनके निर्माण में भी इनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता था। आगे बात होती है वीवर्स यानी कि जो बुनकर हैं। तो बुनकरों में विशेष तौर से सालियार्स और कोकेलार्स, तो ये वो प्रॉस्पेरस कम्युनिटी मानी जाती थी जो कि मंदिरों को भी दान दिया करती थी, और इसके अलावा वो कॉटन क्लोथ्स बनाया करते थे, चाहे मंदिरों के लिए या फिर वहाँ की प्रजा के लिए या राजाओं के लिए। तो मीन्स इसके अलावा वो कुछ और दूसरे कामों में भी उसमें यानी कि जो वस्त्र निर्माण से संबंधित थे और दूसरे कामों में भी वो लगे रहते थे, जैसे कपास की सफाई करनी है, स्पिनिंग है, डाइंग है। तो इस काम के लिए भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक शॉल पीस दिखाया जा रहा है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये शॉल का एक बॉर्डर है, और कलरफुल जो आप डिज़ाइन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये धागों को ही रंगने के बाद ये डिज़ाइन जो है वो बुनकर जो है वो कपड़ों पे दिया करते थे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कि 17th सेंचुरी का ये कैंडल स्टैंड है, और जिसके ऊपर काले रंग से जो है एक आप जो कलर जो देख रहे हो, तो काले रंग की जो नक्काशी है वो इसके ऊपर की गई है। और ये पीतल का मोमबत्ती दान है यानी कि कैंडल स्टैंड है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से जो ओवरले वर्क जो है यानी कि जो इनले वर्क है वो किया गया है। अब आगे बात करते हैं द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स, कि मीन्स जो शहर हैं उनका बदलता हुआ भाग्य। तो क्या शहरों के भी अपने भाग्य होते हैं? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, जैसे कि अहमदाबाद जैसा शहर जो कि गुजरात में है, तो वो धीरे धीरे में से कमर्शियल सेंटर के रूप में या सिटी के रूप में उभरने लगा। लेकिन दूसरी तरफ हम तंजावुर की बात करें, तो तंजावुर जैसे जो कुछ अन्य शहर हैं वो पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ते चले गए। और इसी समय में क्या हुआ कि पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद, जो कि रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, और वो 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन गया। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका भी सितारा जो है वो डूब गया, क्योंकि वहाँ के जो एक बुनकर जो हैं वो इंग्लैंड की मिलों से बने कपड़े, जो सस्ते कपड़े वहाँ से बनकर आते थे, उनकी प्रतियोगिताओं के समक्ष टिक न सके।
अब चलते हैं कुछ नए शहरों की तरफ। अ क्लोज़र लुक हम्पी, मसौलीपट्टनम एंड सूरत। तो इसके बारे में क्या बताया गया, जैसे कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हम्पी शहर की। तो आखिर हम्पी शहर वो किस तरह का शहर था? तो वो एक तरह से आर्किटेक्चर स्प्लेंडर यानी कि वास्तुकला सौंदर्य की बात करेंगे कि वहाँ का जो आर्किटेक्ट जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। किस तरीके से था वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि हम्पी जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा नदी के तट पर यानी घाटी पर स्थित था। इसके अलावा वो विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस यानी केंद्र भी माना जाता था, जिसकी स्थापना 1336 में हुई। लेकिन इस शहर के यानी कि जो हम्पी के जो शानदार खंडर थे, उनसे पता चलता है कि इस शहर की किलेबंदी जो थी वो उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया था, और यहाँ तक कि जो पत्थर थे उनको आपस में गूंद कर यानी फंसाकर इंटरलॉकिंग पैटर्न से तैयार किया गया था। आप ये इमारत यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये किलेनुमा जो दीवार है इसमें जो ईंटें हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी सीमेंट की लेयर हमें दिखाई नहीं दे रही, गारे की कोई लेयर यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यानी इन ईंटों को इस तरीके से इंटरलॉक किया गया है कि इनको एक कह सकते हैं कि एक ख़ास मजबूती जो है यहाँ पर प्रदान की गई है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्ट, यानी हम्पी की जो वास्तुकला थी वो एक विशिष्ट प्रकार की थी। अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी, अगर हम वहाँ के रॉयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें पाए जाने वाली जो इमारतें हैं वो किस प्रकार की हुआ करती थी। तो वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले यानी कि स्थान बने हुए थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों के आकृति वाली मूर्ति कला के नमूने थे। और 15वीं और 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो उस समय में जो हम्पी है तो वो काफ़ी मीन्स कह सकते हैं कि वाणिज्यिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वहाँ पर पाई जाती थी। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मूरो, तो मूरो जो है वो मुस्लिम सौदागर के समूह को कहा जाता है। इसके अलावा चेट्टीज़ और जो पुर्तगाली ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ के बाज़ारों में उनका जो जमघट है वो लगा रहता था, यानी उनका जो आना जाना था वो लगा रहता था। आगे हम बात करते हैं मंदिरों की। तो टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देवदासीज टेम्पल डांसर्स परफॉर्म्ड बिफोर द डाइटी रॉयल्टी एंड मासेज इन द मैनी पिलर्ड हॉल्स इन द विरूपाक्षा फॉर्म ऑफ शिवा टेम्पल। तो मंदिर जो हैं वो सांस्कृतिक और गतिविधियों के केंद्र होते थे, और देवदासियाँ जो हैं वो विरूपाक्ष यानी जो शिव मंदिर हैं और जिनके अनेक स्तंभ यानी कि कई पिलर्स उसमें लगे हुए हैं, उन विशाल कक्षों में जहाँ पे देवी देवता की मूर्तियाँ हैं, राजा हैं, प्रजाजन हैं, तो उनके सामने वो अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती थी। देन आगे बात करते हैं कि मानवमी जो फेस्टिवल है, तो ये जो कि दक्षिण में नवरात्रि पर्व के नाम से जाना जाता है, तो उन दिनों में हम्पी में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी और बहुत ही उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता था। इसके अलावा मीन्स आर्कोलॉजिस्ट है यानी कि जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने ये पाया कि इस अवसर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता था जहाँ पर जो राजा हैं अपने मेहमानों को रिसीव करते थे, और उनके द्वारा लाए गए जो ट्रिब्यूट्स हैं, उपहार हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया जाता था। कई बार उनके लिए यही उपहार जो हैं उनके सबॉर्डिनेट्स चीफ यानी कि जो उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो भी उन्हें दिया करते थे, और यहीं पर बैठकर यानी इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ कर के वो उस टाइम में मंदिर में होने वाले जो भी फंक्शंस हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उनको वो इन्जॉय करते थे। जैसे कि इसमें डांस या म्यूज़िक परफॉर्मेंस हुआ करती थी या आपस में कुश्ती वगैरह का खेल हुआ करता था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? हम्पी फेल इनटू ruin फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगरा इन 1565, और आखिरकार हम्पी का डाउनफॉल पीरियड भी शुरू हो गया। और ये शुरुआत हुई थी विजयनगर के डिफीट होने के साथ, उसकी हार के साथ, जो कि 1565 से शुरू हुई। जो डेक्कन सुल्तान्स थे जिनमें गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, बेरार और बिदर के सुल्तान थे, तो उनके साथ युद्ध के दौरान विजयनगर की पराजय हुई और आखिरकार इसके साथ ही हम्पी भी अपनी पराजय की तरफ अग्रसर हो गया।
तो ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके साथ ही हम नेक्स्ट मीटिंग में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन।